सो हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा फर्स्ट ट्रिप है फॉर माय न्यू यूट्यूब चैनल, इट्स अ ट्रैवल चैनल। सो पहला ट्रिप मैंने आपको बताया था कि मेरा हरियाणा से कैथल से सिंगापुर तक का है। यहाँ से कैथल से दिल्ली मैं बाय रोड गाड़ी में जा रहा हूँ और दिल्ली से फ़्लाइट है मेरी आज रात की 12 बजे की फ़्लाइट है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा मुझे अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना है। मेरे भाई के दिल्ली घर पे पड़ा हुआ है, तो मेरे को वहाँ से उठाना है और वहाँ से पासपोर्ट कलेक्ट करके और मेरे को अपने एयरपोर्ट निकलना है। सो मैं जो आपको डिटेल्स देने वाला हूँ वो हर टाइप की डिटेल्स होगी। आप एक सोलो ट्रिप या आप कभी फ्रेंड्स के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो या फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोलो और सेफ ट्रिप कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है वीज़ा की। वीज़ा मेरा जो वीज़ा था, पर्टिकुलर वीज़ा, तो वो टूरिस्ट वीज़ा ही है और ये मेरे फ्रेंड ने अरेंज कर दिया था, क्योंकि मेरे फ्रेंड का जो खास फ्रेंड है वो सिंगापुर में ही रहता है। तो उसने मुझे घर पे दे मतलब मेरा पासपोर्ट की कॉपी दे के मेरे को वीज़ा अप्लाई कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, ऑनलाइन मिल जाता है। तो 2 दिन में ही मेरा वीज़ा आ गया था। तो मेरा 2 महीने का वीज़ा आया था। तो ये मैंने वीज़ा अप्लाई किया था अप्रैल में। तो मई और जून का मेरा वीज़ा था पूरा, और मैं इस इन बिटवीन कभी भी ट्रैवल कर सकता था। तो मई में थोड़ा मुझे काम आ गया। ट्राई तो किया था मैंने, मैं कि मई में ट्रैवल कर लूँ, बिकॉज एक तो मई में गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। अभी भी गर्मी ज़्यादा है, बट फिर भी थोड़ा पहले से बेटर हो गया है। पहले से बेटर इन द सेंस 3-4 पॉइंट जो है डाउन आ गया है टेम्परेचर। तो फिर भी स्टिल बेटर है, मतलब उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है। आई डोंट नो सिंगापुर में कितना होगा। सिंगापुर में आई थिंक ज़्यादा ही होगा, बट फिर भी देखते हैं कितना होगा टेम्परेचर वहाँ का। यहाँ का टेम्परेचर अभी के हिसाब से 35 और 40 डिग्री के आसपास है, इन बिटवीन है। स्टिल एनीवेज, सो वीज़ा मेरा आ गया था। वीज़ा के बाद मैंने टिकट्स बुक की। यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। उसका एक रीज़न है कि जब भी हम टिकट्स बुक करते हैं, जब हम किसी एजेंट के थ्रू कोई काम नहीं करते, तो एजेंट के थ्रू अगर आप काम करते हो तो आपको तो एजेंट को पैसे देने होते हैं, वो अपना ऑनलाइन जितना भी सिस्टम होता है वो काम कर देता है। तो वो भी इजी है अगर कोई एजेंट हो। तो मुझे लगा कि ये छोटा ट्रिप है, छोटी कंट्री है, तो मैं खुद से ही कर लेता हूँ। वीज़ा मेरा मिल रहा था तो मैंने थोड़ा सा एफर्ट किया कि मैं खुद से ही टिकट्स वगैरह कर दूँगा। तो टिकट्स बुक करते वक्त आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी आप सिस्टम से अपना टिकट बुक करो या किसी ऐप से टिकट बुक करो, ट्राई करो कि सिस्टम से ही टिकट बुक करो, फ़ोन से टिकट्स ना बुक करो, क्योंकि फ़ोन में आई थिंक इनकॉग्निट मोड नहीं होता है। और टिकट्स बुक करते हुए या आपका होटल्स रूम बुक करते हुए ना, हमेशा इनकॉग्निट मोड में अपना ब्राउज़र यूज़ करो। क्योंकि क्या होता है कि इनकॉग्निट मोड में आपका जो कार्ड की डिटेल्स हैं और जो आपके होटल्स की डिटेल्स हैं या जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो इनकॉग्निट मोड में सेव नहीं होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपकी प्राइवेसी है वो आपकी बनी रहती है। नॉर्मली क्या होता है, वो एक हुआ था मुझे भी डाउट हुआ था। मैंने जो टिकट्स बुक की उसके बाद मैं जो डाउट मुझे हुआ, मैं आपको वो क्लियर कर रहा हूँ। टिकट्स बुक करने के बाद मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने इनकॉग्निट में, क्योंकि मैंने इतना मेरे को कंफर्म है कि मैंने इनकॉग्निट मोड में सर्च तो किया था। उसके बाद क्योंकि मैंने 3-4 बार सर्च की थी टिकट्स, तो उसके बाद हो सकता है कि वो टिकट्स में मतलब जल्दी में या ध्यान ना रहा हो। मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि मैंने इनकॉग्निट मोड में ही सर्च करके बुक की थी टिकट्स या नहीं। तो वो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, 2-3 अननोन से मैसेज जो मेरे फ़ोन से हुए, उसमें कुछ सीरियल नंबर्स थे, वो PNB जो मेरा बैंक अकाउंट से है, तो उससे कुछ थे। बट सेफ की बात यह है कि जो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेता हूँ अपने बैंक अकाउंट्स को लेके। जो ऑलरेडी मेरे बैंक अकाउंट्स के साथ जो मेरे नंबर हैं या मेरे जो भी हैं डिटेल्स हैं, वो मैं कहीं पे भी अपने फ़ोन में एक्टिवेट नहीं रखता हूँ। यहाँ तक कि मतलब अगर मान लीजिए कि जो मेरा नंबर है जो मेरे बैंक अकाउंट्स के साथ अटैच है, उसको मैं रिचार्ज ही नहीं करता हूँ। उसमें सिर्फ मैं इनकमिंग रखता हूँ, आउटगोइंग नहीं रखता हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ OTP आना होता है। अदरवाइज़ और किसी चीज़ की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और
जब भी कभी आपका फ़ोन हैक होगा या आपके अकाउंट से जब भी पैसा जाएगा तो कोई ना कोई मैसेज आपके फ़ोन से ज़रूर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका फ़ोन हैक होगा या कोई अटैक होगा आपके फ़ोन पे, कोई वायरस होगा, तो आपके फ़ोन से कोई ना कोई मैसेज दूसरे फ़ोन पे ज़रूर जाएगा। आप जैसे आप सर्च करोगे, आप देखोगे, नोटिस करोगे कि आपने कुछ ऐसे मैसेजेस किए हुए हैं जो आपने नहीं किए आपके फ़ोन से, बट फिर भी वो डिलीवर्ड हुए हैं, किसी ने रिसीव किए। तो ऐसा मेरे बाद मतलब टिकट्स बुक करने के बाद मेरे साथ 3-4 बार हुआ। बट जो मेरी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जो मुझे लगता था कि शायद मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सुनता था इन चीज़ों को लेके। हम गवर्नमेंट बहुत बोलती है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन कीजिए, बट सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है गवर्नमेंट के उसमें। बोलते हैं कि आपके पैसे मिल जाते हैं, बट बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ के पैसे 75,000 रुपीज़ ऐसे बैंक से निकल गए थे। HDFC और SBI दो अकाउंट से उसके निकले थे एक ही साथ। उसका एक ही बार फ़ोन हैक हो गया था। ऑनलाइन उसने कुछ शॉपिंग की थी, तो उसमें कुछ उससे मिस्टेक्स हो गई और वो मैसेज डिलीवर हो गया उसके साथ, कोड पे प्रेस हो गया। तो तब से मैंने सोचा है कि मेरा जो भी फ़ोन नंबर मेरे बैंक अकाउंट्स के साथ है, तो मैं उसको कभी रिचार्ज ही नहीं करता हूँ, ताकि कोई भी मैसेज मेरे फ़ोन से डिलीवर ही ना हो, कोई कॉल्स मेरे फ़ोन से हो ही ना, उस नंबर से होती नहीं है। उसमें सिर्फ इनकमिंग की, वो मैं प्रीपेड रखता हूँ और उसमें इनकमिंग की वैलिडिटी हमेशा जब भी रिचार्ज करता हूँ तो देखता हूँ सिर्फ इनकमिंग मेरी हो, मेरे वैलिडिटी बढ़ जाए, नथिंग एल्स, कोई SMS, कोई कॉल, कोई कुछ नहीं। वो एक साइड में फ़ोन पड़ा रहता है। इवन इफ कि वो मेरे स्मार्टफोन में भी रहे सिम तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे कोई मैसेज तो डिलीवर होगा ही नहीं, क्योंकि रिचार्ज ही नहीं है उसका। इन दैट केस ऑल्सो आपका फ़ोन अगर कोई सोचे कि यार पहले उसका फ़ोन रिचार्ज कर दो या कुछ ऐसा सिस्टम कर दो, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं वो सिम अपने कार्ड में रखूँ ही ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं प्रिकॉशन लेता हूँ, और मेरा जो नंबर होता है वो अननोन ही होता है, वो मेरे किसी और पर्सनल मेरे डिटेल्स में होता ही नहीं है। तो वो अपना बिल्कुल सीक्रेट नंबर रखो, एक एक्स्ट्रा नंबर ले लो, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में आप उस नंबर को अपने फ़ोन में डाल के कुछ यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो। आपको 10 मिनट थोड़े एक्स्ट्रा लग जाएंगे उसमें, बट फिर भी आपका सेफ्टी काफ़ी रहेगा। आप वो समझिए कि आप वो फ़ोन नंबर किसी भी, इवन अपने फैमिली में भी किसी को मत दो, क्योंकि वो नंबर इतना सीक्रेट है, फैमिली वाले सेव कर लेते हैं फ़ोन को ये सोच के कि यार चल ठीक है एक और नंबर है आपके रिलेटिव का, तो उसको नंबर को सेव कर लो। तो वो नंबर सेव करने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है। आप अपने माइंड में रखो या आपने कहीं लिख लो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरा कि हाँ, यही मेनली तो यही है जो मेरे अटैक हुए, मैसेजेस ट्राई किए लोगों ने, किसने ट्राई किया आई डोंट नो, बट हुए, डेफिनेटली हुए। मेरी वेबसाइट से मेरे को जो मतलब मैसेज आया, बैंक से जो मेरे को मैसेज आया कि यू ट्राई टू मेक सम ट्रांजेक्शंस समथिंग लाइक दैट। सो तो मुझे डाउट हुआ, तो फिर मैंने वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना शुरू किया। तो फिर भी एनीवेज, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप टिकट्स और होटल्स बुक करते हो। उसके बाद सारी चीज़ें अपनी एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और फोटोग्राफी इज़ माई फर्स्ट हॉबी, और ये मेरा प्रोफेशन भी है। सो मैं एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफी करता हूँ और फैशन फ़ोटोग्राफी करता हूँ, और ट्रैवल इज़ ऑल्सो माई हॉबी। सो ट्रैवल मैंने बहुत किया है, बट मैंने कभी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं बनाया या अपनी वीडियोस, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं किए। सो मुझे लगता है कि अभी जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए। एज ए फ़ोटोग्राफ़र मेरे साथ क्या वो रहती हैं कि क्या चीज़ें मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, क्या मुझे इक्विपमेंट्स कैरी करने होते हैं, क्या मेरी शूट्स के बारे में, मतलब मैं ट्रैवल पे क्या कर सकता हूँ अपने फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि मैं फैशन कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। सो मुझे लगता है कि मैं ट्रैवल को काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकता हूँ, ट्रैवल फ़ोटोग्राफी को काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकता हूँ। जो पिक्चर्स हैं, जो मेरी एग्जीबिशंस में अगर मैं कभी ट्राई करूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स सी, वो तो टाइम ही बताएगा, वो तो ऑन द स्पॉट पता लगता है कि हमें क्या शूट करने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है मेरा, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ। सिंगापुर मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन है फॉर माय यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं वहाँ पे मुझे फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड क्या क्या कुछ मटेरियल मिलता है,
और जितना होगा कोशिश करूँगा कि मैं पूरा सिंगापुर कवर करूँ, जो मेन चीज़ें हैं एटलीस्ट वो तो कवर करूँ। और रही बात होटल्स की, सो मैंने इस बार जो होटल है मैंने एक हॉस्टल बुक किया है। मैं सेपरेट रूम ले सकता था, ऐसा नहीं था, बट हॉस्टल लेने का मेरा मेन पर्पज़ यही है, जो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे माइंड में है, अगर शायद वो वैसा ही होता है तो, कि हॉस्टल में आपको ईजिली जो बाहर से टूरिस्ट दूसरे आए हुए होते हैं या आपके फ्रेंड्स जल्दी बन जाते हैं। एक एज ए जब आप सोलो ट्रिप करते हो तो आपको बहुत सारे लोकल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत सारे दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जब जिनसे आप इंटरेक्शन कर सको, जो दूसरे उनके एक्सपीरियंसेस वो मेरे साथ शेयर करें, मैं अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करूँ, तो वो जल्दी चांसेस होते हैं जब आप एक हॉस्टल में रहते हो। सेपरेट रूम में रहने का मतलब है कि आपका जल्दी से किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है, वो आपके ऊपर भी बात होती है, वो सामने वाले के ऊपर भी बात होती है कि आप कितना ज़्यादा जल्दी आप इंटरेक्शन कर पाते हो। बट हॉस्टल में ईजिली ये रहता है कि आप जल्दी से इंटरेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। ये हॉस्टल जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये एक पॉड हॉस्टल है। पॉड, इट्स अ पॉड होटल। इट्स लाइक छोटे छोटे पॉड बने होते हैं, इट्स लाइक कैप्सूल टाइप। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाय द वे इस टाइप के होटल्स में रहने का। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस बारे में बताऊँ। अभी मुझे क्या बहुत ज़रूरी काम करना है, मेरे को अभी निकलना है, गाड़ी में पेट्रोल कम है, मेरे को पेट्रोल डलवाना है, तो उसके लिए मेरे को कैश ATM से निकालना है। तो उसके बाद फिर मैं बाकी की डिटेल्स आपको बाद में दूँगा, ठीक है? ओके। तो हमारा ATM का काम हो चुका है, और अभी हमारा मेन नेक्स्ट टारगेट है हमारा, हमको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा के अभी अप्रोक्सीमेटली टाइम हुआ है 2 बजने वाले हैं, और मैं मैक्सिमम 5:30-6 बजे तक मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तकरीबन 7-8 बजे तक मैं अपना रेडी हो जाऊंगा, अपना जो भी प्रोसेस है, मतलब जो भी कलेक्शन है, मेरी पासपोर्ट की कलेक्शन करनी है, वो करके मैं 8 बजे तक फ्री हो जाऊंगा इन सब चीज़ों से। और मेरे को 12-1 बजे तक मेरे को, अरे यार बात करते करते पेट्रोल पंप भी पीछे रह गया। चलो आगे से भरवा लेंगे। पेट्रोल तो थोड़ा कम ही है, बट फिर भी देखते हैं नेक्स्ट कब आता है। सो फाइनली हम दिल्ली मेट्रो में पहुंच गए। मेट्रो से मैं एयरपोर्ट तक जा रहा हूँ। दिल्ली से बेटर रहेगा कि मेट्रो ही आप एयरपोर्ट के लिए प्रेफर समझें। एक तो सेफ़ है, और रात का टाइम है तो ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है। सो आप टाइम से बिल्कुल पहुँच जाएंगे। जितने टाइम पे आप मतलब आपको लगता है आधा घंटा लगता है कि मेट्रो आधा घंटा एयरपोर्ट तक पहुँचाए, तो आप आधा घंटे पहले ही चलिए, तो राइट टाइम पे एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। अदरवाइज़ कैब हायर करते हैं या फिर आप बाई रोड जाते हैं तो कोई भरोसा नहीं है कि आप आधा घंटे का 1 घंटा भी लग सकता है। तो ट्रैफिक अभी जब मैं आया था कैथल से दिल्ली तक, तो कैथल से दिल्ली पहुँचना तो ईजी था। दिल्ली से स्टेशन तक, अपने स्टेशन तक पहुँचना, अपने घर तक पहुँचना थोड़ा बहुत मुश्किल था। 3 घंटे लग गए मुझे एक्स्ट्रा जो घर तक पहुँचने में। सो दिल्ली का ट्रैफिक बहुत बुरी हालत है। सो जब भी आपको राइट टाइम पे पहुँचना हो, आप पूरा कैलकुलेट करके चलते हैं टाइम को, तो मेट्रो इज़ द बेस्ट थिंग इन दिल्ली। सो ये अभी देखिए दिल्ली का मेट्रो खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है दूर तक।
तो साथ के साथ मैं दिल्ली मेट्रो की कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर लेता हूँ। ये जो पिक्चर्स हैं साथ के साथ जो स्टॉक पिक्चर्स मैंने आपको बताया था, स्टॉक पिक्चर्स भी क्लिक कर लेता हूँ। सो ये दिल्ली की मेट्रो की स्टॉक पिक्चर्स भी हो जाएंगे।